नमस्कार सभी को, डिजिटल फूड चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाउगांव हूँ। आज हम अजीब पृथ्वी के तीसरे एपिसोड की पूरी सामग्री अपडेट कर रहे हैं। पलक झपकते ही वेंडी ने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पार्किंग में नजरें जमा दी। वहाँ खड़ी कुछ फ्रीजर वैनें दिखने में ही अजीब लग रही थी। उसने हिचकिचाते हुए 2 बार आवाज लगाई। तभी एक वैन के अंदर से खिखिलाने की आवाज आई और किसी ने जल्दी से कहा, नंबर 2 वेयर हाउस। लेकिन वेंडी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने हथियार उठाया और सीधे वैन के अंदर घुस गई। लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। हार्मिट को एलियन ने खाने का भंडार समझकर लोहे की प्लेट पर कसकर बांध दिया था और उसका पूरा शरीर चिपचिपे पदार्थ से लिपटा हुआ था। वह जैसे ही चिपचिपे पदार्थ को काटने लगी, तभी बाहर अचानक एलियन की परछाई झलक गई। यह राक्षस बड़ा चालाक था। सामने से हमला नहीं किया, बल्कि छत पर चढ़कर छुपकर वार करने की तैयारी करने लगा। वेंडी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सीधे चाकू निकालकर एलियन पर वार कर दिया। लेकिन किसे पता था कि इस बार एलियन से भारी मात्रा में तेजाब निकलने लगेगा। भाई बहन दोनों वहीं के वहीं हैरान रह गए। इस जीव की रक्षा क्षमता तो हद से ज्यादा है। हॉमिट अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन ने अपनी पूंछ से उसे सीधा उछालकर फेंक दिया। वो अभी उठ भी नहीं पाया था कि एलियन उस पर झपट पड़ा। उसका लंबा जबड़ा लगभग उसके चेहरे तक पहुंच गया था। ऐसे नाजुक मौके पर वेंडी ने तेज लोहे का हुक निकाला और सटीकता से एलियन के मुंह में फंसा दिया। वाकई में मिक्स्ड ह्यूमन होने का कमाल है। इसकी ताकत गजब है। वो इसी मौके का फायदा उठाकर एलियन को पीछे के गोदाम में बंद करना चाहती थी। हार्मिट भी तुरंत समझ गया और घायल शरीर के बावजूद दरवाजा बंद करने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वेंडी ने एलियन की ताकत को फिर भी कमाकर न सिर्फ दरवाजा बंद नहीं कर पाई, बल्कि खुद भी जबरदस्ती घसीटकर गोदाम के अंदर ले जाई गई। बाहर खड़ा हार्मिट बेचैनी में पैर पटक रहा था। वह अंदर से आती जोरदार लड़ाई की आवाजें ही सुन सकता था। हर एक आवाज उसके दिल पर जैसे चोट कर रही थी। मुश्किल से दरवाजा खुलवाया तो सामने का नजारा हैरान कर देने वाला और खतरनाक था। एलियन का सिर 2 हिस्सों में बंट चुका था, लेकिन वेंडी पूरी तरह घायल थी। एक शब्द भी बोले बिना जमीन पर ढेर हो गई। हार्मिट अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन वह खुद भी पहले से बुरी तरह घायल था। 2 कदम भी नहीं चला और वेंडी के पास ही गिर पड़ा। दोनों भाई बहन बेहोश हो गए। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ओल्ड गांव का दिल तो जैसे गले में आ गया था। क्या ये दोनों बच पाएंगे? कैमरा घूमता है। अब हम दूसरी तरफ ओसाका पाई जीनियस ग्रुप को देखते हैं। सर्च और रेस्क्यू टीम के लीडर सफेद बालों वाले ने पत्थर के कमरे वाले अंतरिक्ष यान की जानकारी पहले ही मुख्यालय भेज दी थी। सीईओ बोइका तो खुशी से हंसते हंसते खुद को रोक नहीं पा रहे थे। तुम्हें पता है क्या हुआ? ये अंतरिक्ष यान उनके प्रतिद्वंद्वी तांगू कंपनी ने हजारों करोड़ खर्च करके कई सालों की मेहनत के बाद हासिल भी किया था, जिसमें एलियन जीवों के सैंपल छुपे हुए थे। बोइका का दिमाग तेजी से चलने लगा। इतनी बेहतरीन चीज मैं भला इसे यूं ही कैसे छोड़ सकता हूँ? उसने तुरंत सफेद बालों वाले को सख्त हिदायत दी कि सभी सैंपल्स हर हाल में वापस लाने होंगे। सोचिए, उस अंतरिक्ष यान में कुल 5 तरह के एलियन जीव हैं और सिर्फ 3 को ही मोटे तौर पर आंका जाए तो वे अरबों खरबों के बाजार को हिला सकते हैं। ऊपर से जैविक हथियारों पर रिसर्च की संभावना तो अलग ही है। उसके वैज्ञानिक अभी भी इन जीवों को बहुत खतरनाक मानकर चिंतित थे, लेकिन बोइका को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। बेस में सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा वाला आइसोलेशन लैब है, फिर डर किस बात का? हालांकि उसके मन में एक छोटी सी चिंता भी थी। हाइब्रिड इंसान का क्या हुआ, खासकर वेंडी को लेकर? आखिर कंपनी ने उस पर अरबों रुपए लगाए हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इधर जीनियस ग्रुप अपने फायदे की तलाश में व्यस्त था। उधर वेंडी के छोड़े गए साथी स्लैली भी खाली नहीं बैठा था। वह अकेला ही अंतरिक्ष यान में घूम रहा था और बीच बीच में आने वाली अजीब आवाजें उसे लगभग डरा ही देती थीं। अच्छी बात यह रही कि हाइब्रिड इंसान साथी समय पर मदद के लिए आ गया। दोनों ने हाथ पैर हिलाते हुए बड़ा चढ़ाकर बताया कि अभी अभी वे कितने खतरनाक हालात में थे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अंतरिक्ष यान का इकलौता जीवित बचा बायोनिक इंसान लाओ मो बंदूक ताने हुए अचानक सामने आ गया। लाओ मो की नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने बोलते ही कहा कि वह केवल बाहरी ग्रह के नमूनों की रक्षा कर रहा है। इन बचाव दल के लोगों के लिए उसके मन में जरा भी अच्छा भाव नहीं था। वह एक तरफ अपने शरीर में अंतरिक्ष यान की जानकारी डाल रहा था और दूसरी तरफ लगातार शिलाइली को घूर रहा था। अचानक उसने शिलाइली का गला पकड़ लिया। तुम न तो इंसान हो, न ही साधारण बायो रोबोट। आखिर तुम हो क्या? इसी तनावपूर्ण माहौल में टीम लीडर सफेद बालों वाला वहाँ आ गया। उसके चेहरे पर पूरी बेफिक्री झलक रही थी। लाओमो अचानक घबरा गया। पूछने पर पता चला कि जीनियस ग्रुप की मुख्य फोर्स रास्ते में है और उसके पैरों के नीचे रखे एलियन अंडे भी हिलने लगे हैं। लाओमो जानता था कि वह मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक छलांग लगाई और वहां से भाग निकला।
इन बायो रोबोट्स की लड़ाकू क्षमता देखकर लाओ गांव सच में हैरान रह गया। अब जब लाओ मो की रुकावट नहीं रही, जीनियस ग्रुप की सर्च और रेस्क्यू टीम ने सीधे पत्थर के कमरे वाले अंतरिक्ष यान को पूरी तरह खाली कर दिया। यहाँ तक कि बेहोश वेंडी और उसके भाई बहन को भी नहीं छोड़ा। कई ट्रांसपोर्ट जहाज गर्जना करते हुए मुख्यालय लौट गए। सीईओ बोइका पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें दो चीजों पर टिकी थी, एक वेंडी पर, दूसरी एलियन जीव के सैंपल पर। आखिरकार ये दोनों चीजें कंपनी के आने वाले कई दशकों के भविष्य से जुड़ी थी। लेकिन बोइका ने अपनी खुशी में होश नहीं खोया। पहले उसने वेंडी की चोटों की पुष्टि की और जब उसे पता चला कि वे ठीक हो सकती हैं, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। इसके बाद वह तेजी से प्रयोगशाला की ओर भागा। जब उसने उन अनदेखे एलियन जीवों को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसके सामने सोने का पहाड़ हो। लेकिन जैसे ही वह पास गया, एलियन अंडा अचानक हिलने डुलने लगा। सफेद बालों वाले ने फुर्ती से उसे एक तरफ धकेल दिया। सीईओ सावधान, मैंने अंतरिक्ष यान पर कई लाशें देखी हैं। क्या पता ये एलियन इंसानों के शरीर में परजीवी बनकर रहते हो। बोइका डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसने तुरंत बायो रोबोट्स को सख्त हिदायत दी कि किसी भी इंसान को प्रयोगशाला में न जाने दें। यहाँ तक आते आते क्या आप भी मेरी तरह जिज्ञासु हो गए हैं? आखिर इस एलियन की परजीवी बनने की ताकत कितनी जबरदस्त है। अब बात करते हैं श्लाइली की। वह भले ही बेस पर लौट आया हो, लेकिन ओल्ड मो की वह बात, मशीन आखिर कब मशीन नहीं रहती, उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। यहाँ तक कि वह अजीब अजीब सोचने लगा, कहीं ओल्ड मो मेरे सोते वक्त चुपके से आ तो नहीं जाएगा। गंजा बटलर ने उसे दिलासा दिया, बेस तो समुद्र के बीचों बीच है, ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन कौन सोच सकता था कि ओल्ड मो के दिमाग में नमूने की सुरक्षा सबसे पहले का आदेश डाल दिया गया है। यहाँ तक कि जब टांगू कंपनी के नए प्रमुख ने उसे वापस बुलाना चाहा, उसने साफ मना कर दिया। यह नमूना वह किसी भी कीमत पर वापस लाकर ही रहेगा। और भी चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है। श्लाइली अपने कमरे में बैठा कार्टून देख रहा था, तभी अचानक उसे ओल्ड मो की आवाज सुनाई दी। असल में ओल्ड मो ने पहले ही उसके शरीर में कुछ छेड़छाड़ कर दी थी, जिससे वह दूरी की परवाह किए बिना उसे संपर्क कर सकता था। आखिरकार श्लाइली अभी बच्चा ही है। ओल्ड मो की कुछ बातों में ही उसकी सारी सतर्कता खत्म हो गई। ओल्ड मो की वह रहस्यमयी मुस्कान देखकर ओल्ड गांव तुरंत समझ गया कि श्लाइली अब ओल्ड मो के लिए बेस में घुसने का रास्ता बन जाएगा। जब यह साजिश आकार ले रही थी, उधर वेंडी और उसके भाई की जान बचाने की कोशिश जारी थी। हार्मेट के आंतरिक अंगों को गंभीर नुकसान हुआ था। उन्हें निकालकर बायोमैकेनिकल अंग लगाने पड़े। वेंडी की हालत थोड़ी बेहतर थी। वह ऑपरेशन टेबल पर आधा दिन लेटी रही, लेकिन एक अजीब सी आवाज ने उसे जगा दिया। वहीं पास की लैब में सफेद बालों वाला वैज्ञानिक एलियन के अंडे का विच्छेदन कर रहा था और अंदर की चीज के भागने से रोकने के लिए उसने खासतौर पर एक हाई पावर सेक्शन हुड तैयार किया था। अगर वह भागना चाहे, जैसे ही अंडे खोल काटा गया, एक फेस आकर बच्चा बाहर निकल आया। सफेद बालों वैज्ञानिक बिना भाव के उसे खींचकर बाहर निकालता है और धोखा देने की तैयारी करता है। यार्डेन ने ध्यान नहीं दिया, यह छोटा जीव मदद के लिए संकेत भेज रहा है। संयोग से वेंडी जैसे ही वार्ड से बाहर निकली, उसे अचानक तेज सिर दर्द होने लगा। क्या तुम यकीन कर सकते हो, सुपर कंप्यूटर की वजह से वह सच में एलियन जीवों के संचार संकेत पकड़ सकती थी। वेंडी कांपती हुई प्रयोगशाला में दाखिल हुई और उसने देखा कि सफेद बालों वाला वैज्ञानिक एक फेसहगर की लाश को खोल रहा है और उसके कोर के अंदर एक पारदर्शी एलियन का बच्चा छुपा हुआ है। इसी समय सफेद बालों वाला जब उसे आंतों से भरे कंटेनर में डाला गया तो वेंडी अचानक जोरदार झटका लगने से बेहोश हो गई। और वह बच्चा, हैरानी की बात है कि कंटेनर के अंदर खुशी खुशी तैरने लगा, जैसे उसे नया ठिकाना मिल गया हो। ठीक है, तीसरे एपिसोड की कहानी को हम यहीं तक रखते हैं। शायद कुछ दोस्तों को लगे कि इस एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें छुपे हुए सारे डिटेल्स जबरदस्त हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेंडी की खासियत की। पहले तो बस इतना पता था कि वह अकेले ही एलियन से लड़ सकती है, लेकिन इस एपिसोड में अचानक उसमें एलियन सिग्नल पकड़ने की क्षमता भी दिख गई। क्या यह उसकी पिछली एलियन से लड़ाई से जुड़ा हो सकता है? इसके बाद बात करते हैं जीनियस सीईओ बोइका की। जब बाई पापा ने एलियन के परजीवी गुणों का जिक्र किया तो उन्होंने खास तौर पर कहा कि पोषक कक्ष में जो लाशें थीं, वे अंदर से मारी गई थीं। ऐसे आदिम जीव निश्चित रूप से तुम्हारी तरह इंसान मेजबान के अंदर परजीवी बनकर ही बढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या बोइका भी सामान्य इंसान नहीं है? और उसने खुद कहा कि वह वेंडी से प्यार करता है क्योंकि उसने उस पर अरबों खर्च किए हैं। इस बात ने सीधे दूसरे हाइब्रिड को जलन में डाल दिया। ध्यान रहे, यह हाइब्रिड खुद से कई भाषाएं सीख चुका है और उसका दिमाग हमेशा सीईओ की स्वीकृति पाने में लगा रहता है। हो सकता है आगे चलकर वह कुछ गड़बड़ करे। एक और बारीक बात है जो शायद सबने नोटिस नहीं की, जीनियस ग्रुप ने बच्चों को ही प्रयोग का विषय क्यों चुना? बोइका ने कहा कि सिर्फ बच्चे ही जीनियस होते हैं, वे ही अनंत कल्पना की दुनिया में जा सकते हैं। लेकिन बच्चों की एक कमजोरी भी है, उनमें अनुभव की कमी होती है और वे आसानी से बहकाए जा सकते हैं। जैसे पहले मिशन के दौरान उन्हें हथियार नहीं दिए गए थे, असल में कंपनी को डर था कि वे कुछ गड़बड़ न कर दें। यहाँ पर मुझे आप सबसे दो बातें साझा करनी है।
ये सीरीज सिर्फ एलियन की मारकाट के बारे में नहीं है, इसमें इंसानों और कृत्रिम इंसानों के सामाजिक पहलुओं की भी चर्चा छुपी हुई है। इसलिए आगे चलकर इसमें काफी संवाद प्रधान दृश्य भी आ सकते हैं। अगर आप सिर्फ एलियन और मॉन्स्टर की लड़ाई देखना चाहते हैं तो शायद आपको थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी गहराई वाली और मजेदार सीरीज ही असली देखने लायक होती है। आखिर में मैं आप सबसे एक अंदाजा लगाने को कहूंगा, एलियन अगर धरती पर तबाही मचा रहे हैं तो यकीनन इसके पीछे इंसान या बायो ह्यूमन का ही हाथ है। और इस एपिसोड में आखिरकार फेसहगर और एलियन के रिश्ते को साफ साफ बताया गया है। एलियन का बच्चा हमेशा फेसहगर के अंदर छुपा रहता है और जब उसे कोई होस्ट मिल जाता है तो उसके अंदर इंजेक्ट होकर पनपता है। आपको क्या लगता है आगे की कहानी किस तरह बढ़ेगी? क्या लाओ मोशरेक के जरिए बेस में घुस पाएगा? वेंडी की नई ताकत से और क्या क्या अनलॉक होगा? बोइका के अंदर आखिर कौन सा राज छुपा है? कमेंट सेक्शन में लाओ गाँव के साथ अपनी राय जरूर शेयर करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे। वैसे मैंने देखा है कि अभी भी बहुत से दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिजिटल फूड चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे।